नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ऐसे कौन से और कितने टाइप्स के ऑडिट टूल्स है जो हम यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का ऑडिट करने के लिए एज बीइंग CAAT. लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सो द फर्स्ट वन इज स्नैपशॉट टेक्निक. क्या होता है स्नैपशॉट? दिखने से तो ऐसा लगता है कि भाई किसी का हम फोटो ले रहे हैं. बिल्कुल सही, हम यहां पे किसी का फोटो लेने की बात कर रहे हैं. मतलब कैसे? देखिए, अगर हम बात करें किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, चाहे आप ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ सामान खरीदे या ऑनलाइन बैंकिंग करे, एक ट्रांजैक्शन कई सारे सब प्रोसेसेस में बटा होता है. स्नैपशॉट टेक्निक यह इंश्योर करता है कि जितनी भी प्रोसेसिंग हो उन सारे के सारे प्रोसेसिंग का डिटेल एक लॉग फाइल पे मेंटेन करे. भाई ये लॉग फाइल क्या होता है? देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था कि लॉग फाइल ये कंप्यूटर जनरेटेड वो फाइल्स होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स होता है. आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से. देखिए, एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ऑनलाइन एक पेमेंट किया. अब पेमेंट में मेरे अकाउंट से वो डेबिट तो हो गया, लेकिन उस पर्टिकुलर वेंडर के अकाउंट में वो क्रेडिट ही नहीं हुआ. जब 10 दिन बाद मुझे पता चला कि उस वेंडर को पैसे मिले ही नहीं, मैंने बहुत झगड़ा किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हुआ है, मुझे वापस रिफंड भी नहीं मिला. अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो कैसे आप यह क्लेम कर सकते हो कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए? उन्होंने कहा आई डोंट नो, आप मेरा बैंक स्टेटमेंट देखिए, आपकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री उस दिन में है ही नहीं. मैंने कहा भाई बात तो सही है, बैंक स्टेटमेंट तो खाली है, कुछ नहीं दिखा रहा है. फिर मैं अपने ब्रांच में गया और ब्रांच मैनेजर ने मुझे कहा कि देखो, कभी कभार ऐसा होता है टेक्निकल एरर की वजह से, आप एक काम कीजिए, आप एक डिस्प्यूट फॉर्म यहां पे भर दीजिए और उस डिस्प्यूट फॉर्म के बेस पे हम पूरे का पूरा ट्रांजैक्शन ट्रेस करवाएंगे. मैंने कहा ये ट्रेस कैसे करेंगे? देखिए कैसे उन्होंने ट्रेस किया. जैसे डिस्प्यूट फॉर्म उनको मिला, उनके आईटी डिपार्टमेंट ने सबसे पहले मेरे डेबिट कार्ड के उस डिटेल्स की वेरिफिकेशन की. क्यों? जैसे ही मैंने वहां पे पिन नंबर डाल के ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया था, मेरे डेबिट कार्ड का एक स्नैपशॉट बन गया था. क्या डिटेल्स थी? मेरा कार्ड नंबर, मेरा नाम, मेरी डिटेल, मेरा आईपी एड्रेस, मतलब जिस कंप्यूटर से मैंने ट्रांजैक्शन किया था उसका भी एक लॉग फाइल बन गया था. यह हुआ पहला स्नैपशॉट. एक बार मेरा डिटेल वेरीफाई कर दिया, उसके बाद उन्होंने वीजा, हाँ मेरे पास वीजा का कार्ड था, उन्होंने वीजा का स्नैपशॉट देखा कि वीजा ने उस पेमेंट को कब लिया, कौन से आईपी एड्रेस से लिया, किस रूट से लिया, कौन से कम्युनिकेशन चैनल को यूज किया, कौन से राउटर को यूज किया, उस राउटर का मैक एड्रेस क्या था वो देखा. उसके बाद यह भी वहां पे लिखा हुआ था कि वीजा के नेटवर्क ने उस ट्रांजैक्शन को कहां फॉरवर्ड किया. तो ऑब्वियसली ये जाएगा मर्चेंट बैंकर के पास, जहां पे उस पर्टिकुलर वेंडर का अकाउंट था. अब थर्ड प्रोसेस में उन्होंने रिक्वेस्ट किया मर्चेंट बैंकर को कि ये हमारे स्नैपशॉट का आईडी है, एक रिसिप्ट नंबर, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जरा देखो तो सही क्या ये एंट्री आपके बैंक में क्रेडिट हुई है या नहीं हुई. तो दोस्तों, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के बेस पे उस रिसिपिएंट बैंक ने एक और स्नैपशॉट ओपन किया, एक और प्रोसेसिंग डिटेल्स ओपन किया, जिसमें लिखा हुआ था कि वीजा से आने वाली इस एक्नॉलेजमेंट एंट्री का क्या हुआ. सारा डिटेल था, कहां से आया, वीजा ने कब उसको अप्रूव किया, कौन से टाइम पे अप्रूव किया, कौन से आईपी एड्रेस से आया, कौन से कम्युनिकेशन चैनल से आया. दोस्तों, ये सारा डिटेल्स उसमें था. और फिर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, हमारे अकाउंट में पैसे तो आ गए हैं, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल एरर वो मेन मर्चेंट के बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए. उन्होंने कहा बताओ अब क्या चाहते हो. जब उन्होंने मेरे को पूछा कि ट्रांजैक्शन ट्रेस हो चुका है, अमाउंट बैंकर के पास तो है लेकिन बैंक के अकाउंट में नहीं गया, क्या चाहते हो, मैंने रिफंड की डिमांड की. और दोस्तों, सिर्फ कुछ ही दिनों में मुझे वो पैसा वापस मिल गया. देखिए, यहां पे यह समझने जैसी बात है कि जब एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है उसमें कई सारे सब प्रोसेसेस होती है और हर एक प्रोसेस का एक डिटेल्ड लॉग फाइल बनता है और वही लॉग फाइल माना जाता है स्नैपशॉट. दोस्तों, अगर कुछ फ्रॉड होता है, अगर कुछ एरर होती है जैसे कि मेरे साथ हुआ, इन्हीं लॉग फाइल्स को स्टडी करके पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रेस आउट किया जाता है और फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है. स्नैपशॉट टेक्निक के बाद द नेक्स्ट टेक्निक इज स्कार्फ. कौन सा, गले में बांधने वाला? बिल्कुल नहीं. देखिए, स्कार्फ का मतलब होता है यहां पे सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल. मतलब क्या? देखिए, ये स्नैपशॉट टेक्निक का एक्सटेंडेड वर्जन ही है. देखिए, कई सारे लोग ये समझते हैं कि स्नैपशॉट एंड स्कार्फ दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है.
स्कार्फ जो है वो स्नैपशॉट टेक्निक का एक्सटेंशन वर्जन है, लेकिन वो एग्जैक्टली स्नैपशॉट नहीं है। कैसे? कुछ डिफरेंसेस समझते हैं। देखिए, स्नैपशॉट टेक्निक में जो लॉग फाइल्स बनती है वो प्रोसेसिंग का बनता है, और वो प्रोसेसिंग कौन सी होनी चाहिए, कौन से पॉइंट पे ये स्नैपशॉट लगना चाहिए, ये आईटी डिपार्टमेंट तय करता है, मैनेजमेंट तय करता है। तो फिर ये स्कार्फ क्या है? अगर मैं स्नैपशॉट को फोटो मानूं तो स्कार्फ एक वीडियो है, और दोस्तों वीडियो कुछ नहीं होता, कई सारे इमेजेस को आपस में मिला के एक साथ चलाया जाए तो जो एनिमेशन वाली फीलिंग आती है भैया, वही वहां पे वीडियो होता है। तो स्कार्फ क्या करता है? जो प्रोसेसिंग वाली लॉग फाइल्स है उसको तो मेंटेन करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी दूसरी इंफॉर्मेशन को भी अपने लॉग फाइल में स्टोर करके रखता है। मतलब स्कार्फ एग्जॉस्टिव, हर एक ट्रांजैक्शन की, हर एक मूवमेंट की डिटेल्स रखता है। जब कंप्यूटर ऑन किया, स्कार्फ में रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑन करने के बाद अगर किसी ने एप्लीकेशन पे क्लिक किया, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। कौन से बंदे ने कौन सा यूजर आईडी डाला, वो भी रिकॉर्ड होगा। उसका टाइम, उसका पासवर्ड, उसके बाद उसने कौन कौन से फीचर को एक्सेस किया, कौन से लेजर को टच किया, कौन से लेजर को यूज किया, उतनी डिटेल में डेटा को स्टोर करेगा। तो दोस्तों, स्नैपशॉट टेक्निक सिर्फ प्रोसेस के डेटा को ही लॉग में डालता है, जबकि स्कार्फ प्रोसेस के साथ साथ और भी कई सारे डेटा को कलेक्ट करता है। और दोस्तों, इस स्कार्फ को यूज करके ऑडिटर कई सारे फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है। कौन सा बंदा कब, कौन से टाइम पे, कौन से टर्मिनल पे बैठा था, यहां तक की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन स्कार्फ से मिल सकता है। नेक्स्ट टेक्निक इज आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। मतलब देखिए, यहां पे सॉफ्टवेयर में यह फीचर दिया जाता है कि ऑडिटर वहां पे जाके डमी ट्रांजैक्शंस को क्रिएट कर सकता है, डमी एंटिटीज को क्रिएट करेगा, और डमी एंटिटीज क्रिएट करने के बाद डमी ट्रांजैक्शन उसमें इनपुट करेगा और फिर देखेगा कि जिस तरीके से इनपुट की गई है क्या उसी तरीके से आउटपुट निकलता है या नहीं निकलता। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो कुछ नहीं, ब्लैक बॉक्स टेक्निक ही है। ऑब्वियसली यस, आईटीएफ ब्लैक बॉक्स टेक्निक ही है, जहां पे डमी एंटिटीज क्रिएट करके, डमी ट्रांजैक्शंस एंटर करके इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन चेक किया जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब आप उस पर्टिकुलर मेन सॉफ्टवेयर में डमी एंट्रीज डालते हो, तो एक बार जब सिस्टम वेरीफाई हो जाए, उसके बाद डमी ट्रांजैक्शंस की इफेक्ट को नलीफाई कर दीजिए। अगर नलीफाई नहीं किया तो दोस्तों वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स का पार्ट बना रहेगा, जो सही नहीं है। तो बेसिकली उस एंट्रीज को नलीफाई करने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं? सबसे पहले, जब भी हम कोई डमी एंट्री सिस्टम में डाले तो हमें उस डमी एंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कोड्स यूज करने हैं, और उसी कोड से ही एंट्री करनी है। अगर भैया कोड नहीं डाले तो हमारी डमी एंट्रीज ओरिजिनल एंट्रीज के साथ मैच हो जाएगी, और उनको रिमूव करना तो दूर, भैया उनको डिटेक्ट करते करते ही आंखों में से पानी निकल आएगा। तो हमें उनको कुछ कोड्स दे देने हैं। एक बार कोड देने के बाद एंट्री प्रोसेस हो गई, उसके बाद हमारे पास ये दो टेक्निक है। सबसे पहला, अगर सिस्टम हमें अलाउ करता है एंट्रीज को डिलीट करने का, तो हम उसे डिलीट कर देंगे और सिस्टम से रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर सिस्टम इतनी सिक्योरली बनाई गई है कि डिलीशन का ऑप्शन ही नहीं है, तो दोस्तों जो भी एंट्रीज हमने डाली है, हमें उसको नलीफाई करने के लिए उनका रिवर्स एंट्री पास करना होगा। ध्यान रखिए, हमने पढ़ा था जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे कि अगर कोई जर्नल एंट्री गलत पास हो गई, उसकी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमें उसकी रिवर्स एंट्री को पास करना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक इज CIS, मतलब कंटिन्यूअस इंटरमिटेंट सिमुलेशन। देखिए, ये स्कार्फ का वेरिएशन है। स्कार्फ जैसा एक फाइल है। देखिए, यहां पे जो CIS फीचर होता है वो सिस्टम में एक्सेप्शंस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। मतलब जैसे ट्रांजैक्शन होना चाहिए उस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ, उसको देखता है। अगर जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है तो CIS कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, डिसाइड किए गए रूल्स के हिसाब से अगर DBMS ने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया, तो वो उसको एक्सेप्शन मानते हुए, डिस्क्रिपेंसी मानते हुए अपने लॉग फाइल में उस डिस्क्रिपेंसी को सेव कर लेगा, और उसी लॉग को यूज करके ऑडिटर भाई साहब DBMS को रेक्टिफाई करेंगे। तो बेसिकली CIS कैसे काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले यूजर अपने DBMS में एंट्री डालता है। अब DBMS क्या करेगा, ये एंट्री भिजवाएगा CIS को। अब CIS में ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। CIS
उस एंट्री को डिटेल में वेरीफाई करेगा और कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए हमारे पास यहां पे दो रिजल्ट है। पहला आउटपुट जो डीबीएमएस ने क्रिएट किया एंड दूसरा जो सीआईएस फीचर ने किया। अब सीआईएस इन दोनों प्रोड्यूस रिजल्ट को कंपेयर करेगा। अगर सब कुछ सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गड़बड़ी है, अगर रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आई तो सीआईएस उसको एक्सेप्शन मानते हुए अपने लॉग फाइल में उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अगर सब कुछ सही निकला तो सीआईएस डीबीएमएस से और डेटा मांगेगा, दूसरा डेटा मांगेगा एंड कंटिन्यूअसली सीआईएस इन डेटा को कंपेयर करते करते डिस्क्रिपेंसीज को फाइंड करेगा, एक्सेप्शन को फाइंड करेगा। तो दोस्तों सीआईएस का मेन काम होता है एक्सेप्शन को डिटेक्ट करना एंड उसे लॉग में सेव करके ऑडिटर को रिपोर्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट हुक्स। देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हुआ यूं कि एक पर्टिकुलर एरिया में किसी ने होम मिनिस्टर को यह रिपोर्ट किया कि वहां पे कुछ लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी को कर रहे हैं, अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह रिपोर्ट पाते ही होम मिनिस्ट्री ने उनके ऊपर विजिलेंस बढ़ा दिया अपने सारे एजेंसी के जरिए। और जैसे जैसे उनको सारी रिपोर्ट्स मिलती गई, क्योंकि वो उनकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे, कब वो सुबह उठते हैं, फिर कहां जाते हैं, किन किन से मिलते हैं, वो बाजार से क्या क्या खरीद रहे हैं, हर एक चीज को ट्रैक कर रहे थे। और जब उनको ये एंश्योर हुआ कि ये कुछ गलत करने के लिए जा रहे हैं, रेड करके उन सभी को कैच कर लिया, अरेस्ट कर लिया। दोस्तों जैसा इस एग्जाम्पल में हुआ बिल्कुल वैसा ही होता है ऑडिट हुक में। मतलब एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो हुआ यूं कि सडनली एक इंश्योरेंस कंपनी को यह पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ वियर्ड हो रहा है। कैसा? जैसे ही बंदे का इंश्योरेंस पॉलिसी निकलता है, एक ही 2 महीने के बाद वो बंदा एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है और कंपनी को उसका इंश्योरेंस देना पड़ता है। देखिए जब शुरू में ये ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट हुए तो कंपनी को लगा कि ये कोइंसिडेंस है, एक नेचुरल है। लेकिन जैसे जैसे ऐसे ट्रांजैक्शंस बढ़ते गए, कंपनी को डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे कि भैया कंपनी की पॉलिसी ली और उसके कुछ ही महीनों के बाद बंदा एक्सपायर हो जाता है और कंपनी को भारी भरकम क्लेम देना पड़ता है। तो दोस्तों उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी लेजर्स थे, उस लेजर पे कंपनी ने टैग लगा दिया। उस कंपनी ने उस पर्टिकुलर लेजर को स्पेशल मार्क करते हुए विजिलेंस बढ़ा दी। मतलब उन्होंने उस कंप्यूटर सिस्टम में यह कमांड प्रेस किया कि इस एरिया के कस्टमर को स्पेशल मानते हुए उनकी हर एक मूवमेंट एक अलग से लॉग फाइल में मेंटेन होगी, नॉर्मल दूसरों के साथ लॉग फाइल उनकी मेंटेन नहीं होगी। जब ऑडिटर ने उन अलग से रखी हुई लॉग फाइल्स को स्टडी किया तो उन्हें लगा कि भाई अब कुछ फिजिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो यहां पे ऑडिटर भाई साहब ने उस पर्टिकुलर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए एक ऑडिट टीम उस पर्टिकुलर एरिया में भेज दी। और दोस्तों जब वहां से फैक्ट आए वो चौंकाने वाले थे। वहां पे उनको यह पता चला कि इन सारे के सारे स्कैम के पीछे वहां का एक एजेंट था। वो क्या करता था? सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन निकलवाता था कि उस पर्टिकुलर गांव में, उस पर्टिकुलर एरिया में किसकी डेथ हुई है। डेथ होने के बाद वो जाता था हॉस्पिटल में, उसका कॉल्यूशन एक डॉक्टर के साथ था। वो डॉक्टर को ब्राइब ऑफर करके यह कहता था कि भाई साहब इस बंदे की डेथ हो चुकी है, लेकिन तुम डेथ सर्टिफिकेट अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद का निकालो, जब मैं सबसे पहले इसकी पॉलिसी निकलवा दूं। तो पॉलिसी निकलवाने के बाद कुछ महीनों के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट निकलता था। मतलब बंदा ऑलरेडी मर चुका है और उसके बाद उसकी पॉलिसी निकलती है। जब यह बात पता चली, कंपनी ने उस पर्टिकुलर एजेंट के ऊपर लीगल एक्शंस लिए और आज बंदा जेल के पीछे है। तो हमें क्या पता चला कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी सस्पिशियस देखते हैं, हम उसे टैग लगा देंगे। जैसे टैग लगाया तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको उस पर्टिकुलर मूवमेंट को ऑर्डिनरी लॉग फाइल्स के साथ नहीं रखेगा, लेकिन उनकी एक अलग सी लॉग फाइल बनाएगा और उसी लॉग फाइल को ऑडिटर एक्सेस करेगा। दोस्तों ये टैग लगाने का जो टेक्निक है उसे ही हम कहते हैं यहां पे ऑडिट हुक। तो दोस्तों हमने ये तो पढ़ लिया कि आखिर सिस्टम की प्रोसेस को कैसे ऑडिट किया जाए। या तो हम एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे जो सारी की सारी प्रोग्रामिंग को वेरीफाई करेगा, या फिर हम यूज करेंगे ये एम्बेडेड प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर को। लेकिन सिर्फ प्रोसेस सही हो तो सब कुछ सही हो ऐसा जरूरी नहीं, आउटपुट एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं। हमें इसके साथ साथ यह भी एंश्योर करना पड़ेगा
कि सिस्टम सिक्योर रहे और कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर या हैकर जैसे एक्सटर्नल वायोलेटर्स हमारी सिस्टम को डैमेज ना कर पाए। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किए होंगे कई सारे कंट्रोल्स। तो दोस्तों, एक बार प्रोसेस ऑडिट हो जाए उसके बाद सिस्टम ऑडिटर को हर एक कंट्रोल को डिटेल में चेक करना है और यह एंश्योर करना है कि सारे के सारे कंट्रोल्स सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं।